हो साथियों हम नागरिक बने जिम्मेदार, हो साथियों हम नागरिक बने जिम्मेदार। चुनेंगे उसको जो नेता हो ईमानदार, चुनेंगे उसको जो नेता हो ईमानदार। हम मिलकर करेंगे सरकार का निर्माण, हम मिलकर करेंगे सरकार का निर्माण। ये कीमती है वोट मेरा, इसे करेंगे इस्तेमाल। ये कीमती है वोट मेरा, इसे करेंगे इस्तेमाल। चलो हो जाओ तैयार, चुनो अच्छी सरकार। चलो हो जाओ तैयार, चुनो अच्छी सरकार। हो न करना जी हुजूरी, देना मन की मंजूरी। करो जिम्मेदारी पूरी, मतदान बड़ा है जरूरी। करो जिम्मेदारी पूरी, मतदान बड़ा है जरूरी। करो जिम्मेदारी पूरी, मतदान बड़ा है जरूरी। मतदाता सरकार का है विधाता, कहता है खुद को देश भगत, कर्तव्य क्यों न निभाता। हो जो बाहर है उनको भी बुलाओ, सबसे तुम मतदान कराओ। बाहर है उनको भी बुलाओ, सबसे तुम मतदान कराओ। घर से ज्यादा नहीं है दूरी, मंशा रह ना जाए अधूरी। घर से ज्यादा नहीं है दूरी, मंशा रह ना जाए अधूरी। करो जिम्मेदारी पूरी, मतदान बड़ा है जरूरी। 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 एसजीएम इंटरनेशनल स्कूल के सुंदर प्रांगण में अखंड भारत निर्माण में मतदान की भूमिका विषय पर आयोजित इस सूक्ष्म कार्यक्रम में मंचासीन माननीय डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता जी, माननीय विभाग संचालक कानपुर, अजीत अग्रवाल जी, प्रबंधक एसडीएम इंटरनेशनल स्कूल, संदीप कुमार पाठक जी, प्रधानाचार्य महोदय, इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, जागरूक मतदाता, जैसा अजीत जी ने कहा, बात प्रारंभ वहां से होती है। एक लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और पर्व में सहभागिता सुनिश्चित करना अधिकार का विषय नहीं है, दायित्व का विषय है। आपको ध्यान होगा कि भारत में एक अजीब सी समस्या चल रही है, जिसे ठीक करने में अभी 10-1 वर्ष और लगेंगे लगता है। एक तो ये कि अगर आप 1951 से लेकर 2014 तक की मतदानों की सूची देखें तो 1986 को छोड़कर मतदान का प्रतिशत कभी भी 50 पर टच नहीं करता था और सब सुखी रहते थे कि जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि एक पार्टी को ये सूट करता था कि कम मतदान में उसे अधिक प्रतिभागिता मिल जाने से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। ये बहुत गर्व का विषय है, सरकार सत्ता चल जाती है। लेकिन क्या लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्ति ही है? परिभाषाओं को, नैरेटिव्स को बनाया गया, बिगाड़ा गया और जब इस विषय का जिक्र आया, मुझे हेमेंद्र ने फोन किया, अजीत जी ने ही ये सजेस्ट किया था कि इस विषय पर चर्चा हो, तो मुझे ध्यान आया कि जब अभी 2 वर्ष पहले ही जब G20 का
भारत के पास अध्यक्षता थी और भारत इस विषय पर काम कर रहा था, तो भारत ने एक विषय दिया जिसके ऊपर काम करने का हम सभी को आह्वान किया गया था, और वो विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। अब ये एक ऐसा विषय था जिसको देते ही पूरा वेस्ट और भारत का लिबरल मजाक उड़ाने लगा कि जो चीज़ मैग्ना कार्टा से प्रारंभ हुई उसको लेकर भारत कैसे अपने आप को क्लेम कर सकता है कि उसका भी कोई रोल है लोकतंत्र में, लोकतंत्र के विकास में। लेकिन जो विचार दिया गया था वो सोच समझ के ही दिया गया था, और जब उस पर कार्य प्रारंभ हुआ और 2 पुस्तकें, उसमें से एक मेरे द्वारा भी लिखित है और एक इतिहास संकलन योजना द्वारा प्रकाशित है, और हम लोगों ने पूरे संदर्भों के साथ ये बताया कि लोकतंत्र मूलतः सोच है, और वो सोच ये है कि राजा प्रजा के सुख के लिए ही है, और यह अवधारणा भारत में वैदिक युग से लेकर अब तक युगों युगों में रही है। वो चाहे आप मनु को पढ़ें, चाहे आप कौटिल्य को पढ़ें, चाहे आप महर्षि वेदव्यास को पढ़ें, भारत के सारे साहित्य राजा के दायित्वों को बताते बताते ही लिखे, और उनमें से कौटिल्य तो एक सीढ़ी आगे बढ़कर कहता है कि जिस दिन प्रजा को कष्ट हो जाए उस राजा व्यवस्था में एक वेतन भोगी अधिकारी से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये कहने का साहस कौटिल्य करता है। तो भारत का लोकतंत्र उन तमाम झंझावातों से निकलता हुआ वर्तमान लोकतंत्र की परिभाषा तक आ जाता है। दूसरा पक्ष और आएगा कि भारत के लोकतंत्र में ऐसी क्या खास बात हो गई जिसे हम इतना सेलिब्रेट करें। तो ये खास बात ये आ गई कि 1947 जब भारत स्वतंत्र होता है से लेकर 2024 अर्थात आज तक इस कालखंड में जितने भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए वे लोकतंत्र के रूप में बचे नहीं। उनका 15 वर्ष का इतिहास भी आपको नहीं मिलेगा जब उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात न किया हो। आपके पड़ोस में ही 2-3 राज्य तो दिख ही रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में राजा की भूमिका एक महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन प्रजा का जो अधिकार है, प्रजा का जो दायित्व है, एक राजा के चयन का दायित्व जो प्रजा को दिया गया है, उसका उपयोग यदि हम नहीं करते हैं तो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू डिजर्व द गवर्नमेंट दैट यू डिजर्व। आपको वही सरकार मिलेगी जो आपने चुनी होगी। फिर दुखी मत होइएगा, ये सरकार हमारी सुनती नहीं है, यह सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार हमारी भावनाओं पर कुठाराघात करती है, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में हमारा ही प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी हमें उठानी है, और वहीं पर हमारा पहला कार्य है। और जो मतदान शब्द है ना, वो भी बड़ा विचित्र है, उसके भी दोनों अर्थ निकाल लीजिएगा। आपको मतदान करना है, मतदान नहीं करना है। सोच समझ के काम करना है। को नारायण जी ने एक लाइन लिखी थी कि मतदान करने वाले मतदान कर रहे हैं। तो वो तो काम कालखंड में हुआ है, बहुत हुआ है। मैं बिहार का दौरा करता था 1988-90 से लेकर 90 के बीच में, और पूछता था किसको वोट दोगे। बहुत मासूमियत से जवाब देते थे कि जो एक बोतल देगा, जो कंबल देगा, उसी को वोट देगा। इससे अधिक कोई अपेक्षा सरकार से नहीं होती थी। एक कंबल और एक बोतल चाहिए होगी, उसी में वोट चला जाएगा। हमने युग युग भी देखा है और वैसी सरकारें भी देखी। जैसी सरकार हमने चुनी थी वैसी सरकार देखी भी है, हमने भोगी भी है। वो हमारा ही दायित्व था कि हमने ऐसे लोगों को भी अपना प्रतिनिधि चुनने दिया।
अब दूसरा पक्ष जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस मतदान से होगा क्या, क्या प्राप्त होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ कि मतदान से होता क्या है और यदि उसका सही समय पर सही उपयोग नहीं किया जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं। भारत का विभाजन होना सुनिश्चित हुआ और ये तय हुआ कि वोटिंग होगी, मुसलमान मतदाताओं की वोटिंग ये तय करेगी कि कितने लोग भारत का विभाजन चाहते हैं और कितने लोग भारत का विभाजन नहीं चाहते। ये जानने के लिए वोटिंग, आपको आश्चर्य होगा जानकर सबसे अधिक विभाजन के पक्ष में वोटिंग लखनऊ और पटना ने की थी। यहाँ के 90% लोग चाहते थे कि विभाजन हो, लेकिन ये आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य का विषय ये है कि जब विभाजन हो गया तो ये गए नहीं, इसमें से 10% भी नहीं गए। अर्थात विभाजन को चाहने वाले 80% लोग आज भी इस देश में यही हैं। पहचानना हमारा काम है, जानना हमारा काम है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विभाजन के पक्ष में इतनी आवाजें उठती हैं, तो क्यों उठती हैं। चाहते विभाजन थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि दूसरे देश में जाकर वो गलत से झेलना पड़े, यहीं रहेंगे, विभाजन करते रहेंगे। तो भारत की अखंडता जो वैसे ही पिछले 200 वर्षों में अनेकों बार कॉम्प्रोमाइज हुई, एक बार नहीं अनेकों बार कॉम्प्रोमाइज हुई। 7 विभाजन इस देश ने देखे हैं पिछले 200 वर्षों में। जब सावरकर कहते थे कि आ सिंधु सिंधु पर्यंत, आ सिंधु से सिंधु पर्यंत तक जो भारत है वो भारत भूमि हमारी है, उसको जो भी मानता है वो हिंदू है, ये कहने के लिए हमारे पास अब सिंधु भी नहीं है। हमने अफगानिस्तान खोया, हमने बर्मा खोया, हमने लंका खोया, हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे विभाजन हमारे ही देश के खंड के हुए हैं, एक एक करके होते गए, क्योंकि शायद उस समय हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करने पे उदासीनता दी है। ये समय अब नहीं है, अब हमें वापस लेने का समय आ रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि हमारे इतिहास के जो पन्ने हमसे छिपाए गए थे वे सब एक षड्यंत्र के तहत ही तो छिपाए गए थे। आप सब शिक्षक हैं, आपने देखा होगा, इस चीज़ को पढ़ा भी होगा भी। हमारे किस इतिहास के पुस्तक ने हमें बताया कि भारत का सबसे बड़ा जो शासनकाल बनता है, एक वंश बनता है, वंशावली बनती है, राज्य वंश बनता है, वो कौन सा था। मैंने आज भी पूछा था मनोज जी के यहाँ, शिक्षकों का कार्यक्रम था, मैंने पूछा कौन सा है, बोले साहब मुगल एज में अकबर द ग्रेट। ये इतिहास पढ़ा है। अहोम वंश का 598 साल का अविच्छिन्न इतिहास नहीं पढ़ा हमने। हमें भी आश्चर्य होता है कि क्या ये कौन सा वंश आ गया, तो हमें पढ़ा ही नहीं, हमें किताब में है भी नहीं। तो ये जो शैक्षिक षड्यंत्र है ना, उससे मानसिक षड्यंत्र स्टार्ट होता है, मानसिक पीड़ा स्टार्ट होती है, यहीं से विभाजन शुरू होता है। विभाजन जो है वो 2 प्रकार का है। जिस अखंड भारत की कल्पना हम करते हैं वो एक जो एग्जिस्टिंग भारत के अंदर खंडता है उसको भी तोड़ना है, और जो भारत भूभाग की खंडता हुई है उसको भी वापस करना। ये दोनों कार्य हमारे होंगे, उस कार्य में हमें जुटना है और उदासीनता से कार्य नहीं चलना है, सक्रियता से चलना है। और सक्रियता ये मतलब नहीं है कि आप बंदूक उठाइए और युद्ध की भूमि में चले जाइए। जो दायित्व हमें मिला है मतदान का, वो दायित्व संकेत भी देता है, बड़े स्पष्ट संकेत देता है कि आश्चर्य नहीं होता है कि भारत के इस सुदूर दक्षिण भाग में एक भी हिंदूवादी सरकार आदमी जीत नहीं पाता। क्या हम खोने की तैयारी कर रहे हैं, 8वीं विभाजन की तैयारी नहीं जागेगी तो होगी। वर्षों हो गए आपको एक हिंदू कैंडिडेट जिताने की थी, हिम्मत नहीं पड़ती, जीत नहीं पाता। क्यों नहीं जीत पाता? क्योंकि हम उदासीन हैं। हमने यहाँ से संकेत देना होगा तो वहाँ भी संकेत पहुँचते हैं। राजनीति में संकेत बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीति संकेतों की भाषा समझती है। यदि हम संकेत देंगे तो वो संकेत वहाँ भी पहुँचेगा जहाँ नहीं पहुँच रहा है। वरना किसकी हिम्मत पड़ती कि भारत के ऊपर कमेंट करने की ताकत वहाँ से आती, बाहर से। तो
एक अखंडता ये कि भारत की एक होने में जो भी बाधाएं आती हैं उनमें सक्षम निर्णयों की समीक्षा कर समर्थन देने का काम हमारा है। क्या जितना मुखर विरोध सीएए का और यूसीसी का एक संप्रदाय कर रहा है, क्या उतना ही मुखर समर्थन हम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं? क्या हम उसके समर्थन में नहीं? हाँ है, लेकिन मौन समर्थन से नहीं चलेगा, स्पष्ट समर्थन से चलेगा। यदि किसी को ये नैरेटिव फैलाने की छूट मिली है कि वो ये कह सके कि वो उसके विरुद्ध है और हम इसे नहीं होने देंगे, तो हम इतने बड़े नैरेटिव के जो पैरोकार हैं वो वहां शांत क्यों है? तो स्पष्ट संकेत देने हैं। और जो 400 पार वाली बात है ना, वो यूं ही नहीं है, वो भी एक संकेत ही है। संविधान में बड़े परिवर्तनों का समय आ रहा है और बड़े परिवर्तनों के लिए बड़ा जनादेश चाहिए, स्पष्ट जनादेश चाहिए, सक्षम जनादेश चाहिए। और तब वन नेशन वन इलेक्शन जैसी संभावनाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी संभावनाएं और जो बचा हुआ खंड खंड भारत है उसको वापस लाने की संभावनाओं पर काम हो सकेगा। और ये काम नहीं हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें भी माफ नहीं करेगी कि हमारे पास अवसर था, सक्षम नेतृत्व था, लेकिन हम अपनी दृष्टि को साफ नहीं कर पाए और हम चूक गए तो देश चूकेगा, और देश चूकेगा तो आगे आने वाला इतिहास भी हमें माफ नहीं करेगा। हमने ऐसे ऐसे राजनेता इस देश में देख लिए हैं जो कि तिब्बत को कहते थे वहां घास का तिनका नहीं उड़ता, जाने दो। वो श्रीलंका के पास द्वीप है, उसमें आज भी परसों एक सज्जन थे कांग्रेस के, पूछ रहे थे वहां कोई रहता है क्या? तो जहां नहीं रहता है वो दे दो। यही तो हुआ, वहां कोई रहता है क्या? नहीं रहता है, कोई बात नहीं, तो क्या क्यों लड़ रहे हो उसके लिए? ऐसी सोच रखने वालों के साथ आपकी लड़ाई है, वैचारिक भी, मानसिक भी और अंकगणित की भी है। इन सबको जो इस प्रकार की विचारधारा के लोग हैं उनको न केवल स्पष्ट संकेत मिलना है, संदेश मिलना है, बल्कि ऐसा मिलना है कि जीवन में समझ जाए कि इसका विरोध करने पर भारत की जनता क्या कहेगी और क्या कर सकती है। ये संकेत देने का समय है, यह विश्वास जताने का समय है। हमारी इतिहास की पुस्तकें साइलेंट हैं शारदा सिविलाइजेशन के बारे में, और मैं जब किसी भीड़ में कहता हूँ तो बहुत सारे लोगों के चेहरों में भी यही भाव आता है, ये क्या बकवास हो गई, शारदा सभ्यता क्या होती है? शारदा सभ्यता, शारदा लिपि, शारदा पीठ आदि पीठ है। आज की तारीख में शारदा पीठ पीओके के पास है, लेकिन वह केवल पीठ नहीं है, पूरी सभ्यता है। शारदा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन है। भारत की 3 सभ्यताओं में से शारदा, सरस्वती और तब सिंधु है, लेकिन 2 पर हम साइलेंट हैं। ये साइलेंट इसलिए है क्योंकि जिसको कन्वीनियंस लगी उसने इतिहास लिखा, इतिहास लिखकर पढ़ा दिया, पढ़ने की जनरेशन निकल गई, और हम आज उसी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को पढ़ कर अपने बच्चों को भी वही इतिहास समझा रहे हैं। वो समय नहीं, बहुत दूर नहीं है जब ये नैरेटिव उसके दिमागों में बैठ जाए। इनको खोलने की आवश्यकता है। जिसको कहते हैं ना कि गांठें खोलने का समय है, और तब लंबाई अपने आप रस्सी की बढ़ जाती है जब गांठें खुलती हैं। और वो बहुत सारी गांठें हमने अपने मनों में बांध ली थी, पाठ्य पुस्तकों में बांट ली थी, अपने रेफरेंस बुक्स में बांट ली थी। उन सब पर काम चल रहा है और काफ़ी गति से चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें परकुलेट होने में समय लगाती हैं। भारत जैसा एक बिरला देश होगा जिसने कि कोविड के बाद निकलकर जंप लगाई है। दुनिया के कोई देश ऐसे नहीं है जिनकी आर्थिक संरचना कोविड के बाद स्थिर भी हो पाई हो। आज की रिपोर्ट है कि फिंच ने चाइना को नेगेटिव में डाल दिया है क्योंकि वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पर आ गया। ये भारत का ही बूता था कि जो उससे निकले भी, आत्मविश्वास भी नहीं कम होने दिया, और आज अर्थव्यवस्था भी कमजोर नहीं है। तो ये अवसर का लाभ उठाने का समय है मित्रों।
इस अवसर को जो चूका वो भी ऐतिहासिक गलती करेगा, और इतिहास गलती करने वालों को माफ़ कभी नहीं करता। सामयिक रूप से लगता है कि आप जीत गए, लेकिन इतिहास के सामने जब आंखें खोलनी होती है तो आज आपको वास्तविक चेहरे भी दिखने लगे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक गलतियाँ की थी, और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। ये विश्वास नहीं टूटे, ये श्रद्धा नहीं टूटे, भारत मन से एक हो, भारत शरीर से एक हो, हमारी संरचना एक हो, और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर पुनः आगे बढ़ सके। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ आने के लिए। कुलपति जी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी, संस्थान के प्रबंधक श्री अजीत अग्रवाल जी, प्राचार्य श्री संदीप पाठक जी, संजीव जी मेरे मित्र, और यहाँ पर उपस्थित सभी बंधु और भगिनी। एक गंभीर विषय पर तत्परक भाषण उद्बोधन आप सभी ने सुना है, समसामयिक है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने दो दृष्टिकोण सामने आते हैं, एक भौगोलिक भारत और दूसरा सांस्कृतिक भारत। भौगोलिक भारत से मेरा तात्पर्य वर्तमान भारत, जिसका जिक्र माननीय संजीव जी ने, मनोज जी ने किया, उसकी कल्पना है। आज जो वर्तमान भारत, जिसको भारत कहते हैं, उसकी कल्पना, और एक सांस्कृतिक भारत जिसमें एक प्रकार से पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, और आज रूस के कई देश सम्मिलित हैं, जिसको कहते हैं अखंड भारत। मैं सोचता हूँ शायद अजीत जी का विचार इसी प्रकार के अखंड भारत का रहा होगा। कल्पना करिए कि हम ऐसे भारत में रहें, ऐसे भारत की कल्पना करें जिसमें पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, और आसपास के ये तमाम देश जो कभी भारत के अंग होते थे वो समाहित हों। आज कल्पना लगता है, आज से 10 साल पहले बहुत सारी चीज़ें कल्पना रखती थी, वो ही घटता है, लेकिन हुआ क्योंकि आप लोगों ने मतदान किया। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी धारा 370 की हटी, 3 तलाक पर लोग कोई चर्चा नहीं कर सकते थे, बहुत हो जाएगा तो उनकी विधियाँ रह जाएंगी। 370 ट्रिपल तलाक, और जब हम बात करते हैं जिसमें लोग तालियाँ बजती है राम जन्मभूमि की, हम अपने कल्पना नहीं करते थे कि हमारे जीवन काल में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन हुआ। आज भी जो टीवी के डिबेट्स होते हैं उनमें पाकिस्तान के प्रति आते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं कि हम तो हिंदू थे, हम तो सनातनी थे। आज से 10 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन मूल रूप से तो हम सनातनी ही हैं। अब वो भी बोलने लगे, और ये आप सब लोगों के मतदान का प्रभाव है। आपने जिस प्रकार से मतदान किया पिछले 10 वर्षों में, तो एक दिशा तय हुई कि भारत अखंड भारत बनने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में जिसको हम कहते हैं समुद्र है। ऐसे देव निर्मित भारत को भारत वर्ष कहा गया, अखंड भारत जिसकी कल्पना करते हैं। और अखंड भारत को पूर्ण होने की कोई कठिनाई नहीं है, लोगों की मानसिकता बदल रही है और बदलेगी, हम बदल के रहेंगे,
इस प्रकार का विचार जब सब लोगों के मन में आएगा तब ये भारत अखंड भारत हो जाएगा। तब बात आती है मतदान करने की, तो उसके लिए मतदान करना पड़ेगा। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जो भारत की अखंडता नहीं चाहते वो तो 100% मतदान करने जाते हैं, 80% मतदान होता है। और जो भारत को अखंड होने जीतना चाहते हैं उनका प्रतिशत कभी 40, कभी 45, कभी 50%। और कई युवा तो, मैं तो युवाओं की बिल्कुल बात कर रहा हूँ, जब देखते 2-3 दिन की छुट्टियां मिल रही हैं तो पर्यटन में चले जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, और कभी कभी परिवार से ही चले जाते हैं। ये लोकतंत्र के प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। इस जागरूकता को हमें देखना होगा। और मतदान करते समय महिला व्यक्ति है, पुरुष बैठे हैं, मतदान एक प्रकार से कन्यादान कर रहा है। जो हम कन्यादान करते हैं क्या सोचते हैं? वर्ग अच्छा होना चाहिए, यानी एक प्रकार से कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, खानदान अच्छा होना चाहिए, नहीं पार्टी अच्छी होनी चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। हमें टेंगड़ी जी कहते थे, दत्तोपंत टेंगड़ी, वो कहते थे जब हम शादी करने जाते तुम क्या देखते हैं, कौन क्या देखता है? उन्होंने बताया कन्या वरिते रूपम, कन्या चाहती है कि हमें रूपवान बहुत सुंदर सा पति दिए। माता वित्तम, माता क्या सोचती है कि बटिया जाए तो वैसे घर पे जाए जहाँ पैसा हो। माता वित्तम, पिता सुतम, पिता ही कहता है कि लड़का विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो। हमें जब भी लड़की शादी करेंगे तो पढ़े लिखे के साथ करेंगे। आज भी कहते हैं बांधवास चक्री, घर के बड़े बूढ़े, चाचा ताऊ चाची, ये क्या सोचती हैं? क्या सोचते हैं कि भाई बेटी जाए तो अच्छे कुल में जाए, अच्छे खानदान में जाए। और 80 में चौथी बनती है मिष्ठानम च इतरे नाम, अन्य लोग क्या चाहिए कि मिठाई चाहिए, लड्डू का खिला दो, लड्डू खा के पसंद। तो जब कन्यादान करने जा रहे होते हैं तो इस सब बातों को सोचते हैं। लड़का पढ़ा लिखा हो, चरित्रवान हो, यानी कैंडिडेट चरित्रवान हो, पढ़ा लिखा हो, और अच्छे नेचर का हो, अच्छे स्वभाव का हो, मिलनसार हो, और उसकी पार्टी कैसी हो, पार्टी भी अच्छी हो। कैंडिडेट अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पार्टी जिस समय अखंड भारत की बात हो रही होगी तो दूसरी ओर खड़ी होगी, आपके साथ नहीं खड़ी होगी। तो ऐसी पार्टी को वोट देना क्या? ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना। कैंडिडेट तो अच्छा हो, फिर तो कैंडिडेट भी अच्छा हो, ये विचार करना पार्टी का काम है, और पार्टी अच्छी हो। अगर वहाँ पर कोई कानून बनना है अखंड भारत के लिए तो ऐसे लोग तैयार हो जो उसके पक्ष में मतदान करें। कैंडिडेट अच्छा है, तुलसी जी ने क्या कहा, भले भले होना, तुलसी मस्तक तब नंदे धनुष बाण लेवा, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन राम जन्मभूमि के पक्ष में नहीं है, अखंड भारत के पक्ष में नहीं है, तो ऐसे को वोट नहीं देना। तो मतदान करना अवश्य करना, और किसको करना है इन बातों का विचार करते हुए खुद भी प्रेरित हो और दूसरे को भी प्रेरित करें। जो कुछ आईपीयू है नहीं निकल सकते, घटना ही घर से। पर मुझे कहा सचिन मिले बहुत बच्चे 85 से ऊपर के होंगे, उनका कि आपसे बहुत दिनों बाद भेंट हो रही है। पढ़ते था, मैं अच्छा पढ़ते था, बोले मेरे साथ 1500 लोग जुड़े हैं यूट्यूब पे और उसमें देश लोग भी जुड़े। तो ऐसे लोग घर से बात नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि आपने वोट दिया या नहीं दिया। मैं तो दे दिया, वो आपने दिया या नहीं दिया, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उनको प्रेरित कर सकते हैं। तो इस मतदान का बहुत बड़ा महत्व है इस अखंड भारत के निर्माण में, और इस अखंड भारत के निर्माण में आपका सबका सहयोग प्राप्त होगा।
इसके शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 5 मिनट आप लोगों का मैं लेना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर मनोज दीक्षित जी ने, हमारे जो कुलपति महोदय, उन्होंने एक चर्चा करी थी। कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, जब बातचीत हुई, कानपुर आप आने वाले थे, समय का सदुपयोग कर लिया जाए, लखनऊ जाना है, हमने कहा एक संगोष्ठी रख ली जाए, तो कुछ लोगों को बुलाया था मैंने, और उसमें कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं। याद करिए, एक सज्जन ने हमसे पूछा था कि एक राजनीतिक दल कह रहा है कि 400 पार, कहते 400 पार ही क्यों, क्या कारण है उसका? मैंने उसको जवाब दिया था, मैंने कहा था 400 पार इसलिए विपक्षी पार्टियां जो हैं, दो हैं, एक पक्ष है एक विपक्ष है। उस राजनीतिक दल के विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनका कहना है कि अगर ये पार्टी आ जाएगी तो संविधान में संशोधन होगा, और संशोधन होने के लिए 400 सीटों से ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। और यही आज डॉक्टर मनोज दीक्षित जी ने हमारे सामने कहा। अब और क्लियर हो गया होगा कि 400 पार, सुरेंद्र जी, और क्लियर हो गया होगा कि 400 पार क्यों चर्चा करी थी, इसीलिए चर्चा करी थी। वो जो आशंका जाहिर कर रहे हैं वो ऐसे निर्मूल आशंका नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, समाज का नागरिक हूं, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, और वो होके रहेगा, निश्चित होगा, आप मान के चलिए। मैं सामाजिक संगठनों में भी काम करता हूं, लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मेरे पक्ष के भी होते हैं, विपक्ष में भी होते हैं, मित्रता होती है उनसे। वो कहते हैं कि एक पार्टी बड़ा बोलती है, लेकिन कश्मीर में तो उसने अपने विरोधी विचारधारा से गठबंधन करके सरकार बनाई। बिल्कुल बनाई। जहां से हम सोचना बंद करते हैं, वर्तमान सरकार वहां से सोचना प्रारंभ करती है। क्यों बनाई? हम लोग की बैठकों में चर्चा होती है। जम्मू कश्मीर का संविधान, नियम, कायदे, कानून बिल्कुल अलग थे। कोई चीजें बाहर निकल के वहां से आ नहीं पाती थी। अपनी विरोधी विचारधारा से मिलकर सरकार बनाई, और राम माधव जो संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, उनको वहां भाजपा में भेजा गया और लगाया गया कि आपका काम केवल इतना है कि जो भी वहां के लूप पॉइंट्स है, जो भी कागज पत्तर है, वो आपके पास होने चाहिए। और जब काम ये पूर्ण हो गया, सरकार से समर्थन वापस ले लिया, और उसमें एक शब्द पकड़ा गया कि धारा 370 का ये जो लगी हुई है, ये अस्थायी रूप से लगी हुई है। वो अस्थायी शब्द पकड़ लिया गया। 70 साल से वो अस्थायी चल रहा है। स्थायी कब होगा, या उसको समाप्त करो। और एक सेशन में, एक दिन में धारा 370 समाप्त हो गई। क्या कभी किसी ने कल्पना करी थी? एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना लूंगा, लेकिन एक राजनीतिक दल जो आपके सामने प्रस्तुत है, हम लोग क्या सोचते हैं कभी कभी मन में, यार क्यों दें? एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा सामने मकान है, मैं पहले इंदिरा नगर में रहता था। मेरे घर के बगल में ही एक बुजुर्ग सज्जन रहते थे। बाहर एक दिन खड़े थे, उन्होंने कहा, वो बुजुर्ग थे तो जो मन में आया बोल रहे थे कि सफाई नहीं होती, सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं आता, ये वो, और सरकार को उसमें उल्टा सीधा बोल रहे थे कुल मिलाकर।
मैंने कहा बाबूजी, इसके दोषी सरकार नहीं है। सरकार माध्यम बन सकती है, लेकिन अगर किसी समाज में जागृति आ सकती है, समाज बदल सकता है, तो समाज को स्वयं खड़े होना पड़ेगा, तभी समाज बदल सकता है। सरकार नहीं बदल सकती समाज को। मैंने उनसे कहा कि आज से हम और आप प्रतिज्ञा करें कि हम अपने घर के सामने कूड़ा करकट नहीं होने देंगे, हम स्वयं सफाई करेंगे। सब व्यक्ति हम दो शुरुआत करेंगे, सब देखेंगे, वो एक परंपरा चलेगी, वो चैन बनती चली जाएगी, किसी सफाई कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहना था। उनकी जो बहू थी उसने पॉलीथिन में अपना कुछ कूड़ा करकट था ऊपर से फेंक दिया। हमने कहा बाबूजी ये देखो, आज वो जीवन में नहीं है, लेकिन हमको खुद जाकर धोना पड़ेगा। जितने हम बैठे हैं यहाँ पे सब बुद्धिजीवी है, सब प्रबुद्ध हैं, लेकिन जातिवाद के चक्कर में फंस जाएंगे। उदाहरण के तौर पे दिल्ली प्रदेश बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। बिजली फ्री मिलेगी, बस में महिलाओं को टिकट फ्री मिलेगा, कोई टिकट पैसा नहीं पड़ेगा। आप ये बताइए, कोई महिला वहां सरकारी नौकरी करती है और लाख 1.5 लाख रुपए अगर उसको वेतन मिल रहा, क्यों नहीं टिकट लेगी भाई? वो क्यों नहीं टिकट लेगी? लेना चाहिए बिल्कुल। और जहां पर मुफ्त का, फ्री का, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि फ्री की दाढ़ लग गई तो कोई इसका महत्व तो नहीं है। कोई सरकार अपने पास से नहीं देगी, सब निकालेगी आपसे। लेकिन चिंतन आपको करना है। अभी डॉक्टर श्याम बाबू जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब भारत के टुकड़े हुए। कल मैंने शायद विद्यालय के ग्रुप में भेजा कि नहीं भेजा, ध्यान नहीं है मुझको, एक भविष्यवाणी आ रही थी, उसका वीडियो मैंने भेजा है। इसी 2024 से लेके 29 तक भारत का विस्तार होगा। ये आप अपनी डायरी में कहीं कोई लिखे हो, लिख के रख लो। 2024 से 2029 के बीच में पीओके अपने भारत में आके मिलेगा। भारत की करेंसी आसपास के देशों में चलेगी। झंडे में कुछ अंतर होगा, लेकिन भारत का झंडा हर जगह फहराएगा। उसको, जिसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं, ये भविष्यवाणी बोल रही है। मैंने वीडियो भेजा, अगर किसी के पास हो तो एक दूसरे को प्रसारित कर सकते हैं। वो 2039 तक की भविष्यवाणियां उसमें दी है। और गणना के आधार पर जो बोल रहा है, नाम उसका नहीं मालूम, लेकिन उसने गणना के आधार पर यह तय किया कि हम लोगों ने 2040 तक की गणनाएं की है सब। आप देखिए कितनी विडंबना है। एक राजनीतिक दल का घोषणा पत्र आया, उसने कहा भारत को परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर ले जाएंगे हम। परमाणु निरस्त्रीकरण मतलब परमाणु हथियार जो है उनको समाप्त करेंगे। अपने वेदों में, पुराणों में, अपनी आम बोलचाल की भाषा में पता क्या कहा गया है? जो जितना शक्तिशाली होता है, भगवान भी ऊपर से नीचे उतर के उसकी सहायता करने के लिए आएंगे। कमजोरों की सहायता भगवान भी नहीं करने आएंगे। भारत को कमजोर करना चाहते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि एक महापुरुष इस देश को मिल चुका है। और कितने वर्ष तक वो आगे रहेगा, हम लोगों में से किसी को कुछ नहीं मालूम। आज इतने लोग हम बैठे हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। आज यहां से जब जाएं तो एक प्रतिज्ञा लेके जाएं कि हमको मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। हम अपना वोट डाला है, अपना मत डाला है, ये नहीं चलना है, ये नहीं करना है। आप सोच के जाइए, प्रतिज्ञा लेके जाइए कि 10 घर बाएं, 10 घर दाएं, 10 घर पीछे और 10 घर आगे, उसका हमको 100% वोट
मतदान कराना है। यही आपका इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को योगदान रहेगा। मतदान कराना है। और जब आदमी मतदान करने जाएगा तो इतना बुद्धिमान है, वो इतना बुद्धिशाली है कि उसको मत कहां देना है वो अपने आप मत देगा। विचार करिए, चिंतन करिए। ये हमारे पास 5 साल बाद एक बार मौका आता है। आप छोटा सा उदाहरण दे, सब्जी लेने गए, कोई सब्जी खराब आई, ठीक है, उस दिन वो नहीं बनी, अगले दिन हम फिर दूसरी बार ले आएंगे। दूसरे दिन भी खराब हुई, तीसरे दिन ले आएंगे। लेकिन अगर सरकार गलत हमने चुन ली तो 5 साल हमको झेलना पड़ेगा और हमको बदलने का मौका 5 साल बाद आएगा। कल हम लोग जब बैठे थे तो हंसी हंसी में हम कह रहे थे कि अगर हम नहीं चेते, हम लोगों की तो अवस्था हो गई है, अपने ऊपर उदाहरण दे रहा है भाई, 10-20 साल और जिएंगे अगर सोचते रहे तो। मधुमेह की बीमारी भी है, हाइपरटेंशन की बीमारी कब चले जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करके जाएं, नहीं तो पता चला आगे आने वाली पीढ़ी बढ़िया सी फोटो बनवाएगी, बढ़िया सा फ्रेम करवाएगी उसको और सामने रख के 50 बातें सुनाएगी आपको कि मेरे पिता थे आप, मेरे बाबा थे आप हमारे लिए क्या करके गए। अपनी जिम्मेदारी प्रामाणिकता के साथ 100% हम निभाएंगे। और ये अपना व्यक्तिगत काम नहीं है, इस देश का काम है, इस राष्ट्र का काम है, समाज का काम है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाएंगे। हमने मन में बैठे बैठे 2-3 विषय ऐसे आ रहे थे, मैंने कहा अपने भी विचार या उद्गार जो है वो मैं आपके सामने कह सकूं। बोलने के लिए बहुत विषय है, घंटों बोला जा सकता है इस पर, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। आप सब लोग यहाँ पर आए, प्रधानाचार्य जी का काम करे दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। कल ही बात हुई थी, कल ही प्रातःकाल ये कार्यक्रम तय हुआ था। कुलपति साहब हमारे इसके गवाह हैं, लेकिन आप आए, इस कार्यक्रम में सहभागी बने, अच्छे विचार सुने, प्रतिज्ञा लेके यहाँ से जाएंगे। मैं अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से और भारत तिब्बत समन्वय संघ की तरफ से आए हुए अतिथि को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो उन्होंने अपना पाथे हमको दिया, हम उस पर उतरने की पूरी भरसक कोशिश नहीं, उतरेंगे और एक राष्ट्र को, एक समाज को और देश को एक नई दिशा देंगे। आप हमारे भारत तिब्बत समन्वय संघ के केंद्रीय परामर्शदात्री के भी माननीय सदस्य हैं डॉक्टर मनोज जी, और एक बहुत छोटे से आग्रह पर, आप कल्पना करिए कुलपति एक विश्वविद्यालय का और छोटे से आग्रह पर एक छोटे से कार्यक्रम में हमारे बीच में आ गया। ये उनका बड़प्पन है। हम पुनः उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्याम बाबू जी गुप्त हमारे अधिकारी हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनसे, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अवस्था में बड़े होने के कारण दोनों लोगों से यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और उनका, दोनों लोगों का मुझको आशीर्वाद मिलता रहे, विद्यालय को आशीर्वाद मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।